ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। हम अक्सर ये सुनते हैं कि चीन अपना यार है, लेकिन आजकल इत्तलात हैं कि ये यार हमसे थोड़ा सा बेजार भी है। उसमें हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, क्या है। कल हमने प्रोग्राम में काफ़ी इस पर तफसीली बात की थी। आज प्रोग्राम का जो आखिरी निस्फ हिस्सा है उस पर हम दोबारा बात करेंगे और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्तफ़ा हुसैन सैयद। उनकी बड़ी नज़र होती है पाक चाइना ताल्लुकात पे। अगर ये ख़बरें सही हैं कि CPEC में कुछ मसाइल आ रहे हैं तो उस पर ज़ाहिर है कि हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। इसके अलावा कंदकोट में रॉकेट ग्रेनेड फटने से एक गाँव में बच्चे और औरतें उनकी जानें गई हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं इस खबर से कि इलेक्शन कमीशन ने जैसा कि पहले ऐलान किया था कि आज 27 सितंबर है, उन्होंने अपनी इनिशियल जो हल्का बंदियों की एक लिस्ट है वो जारी कर दी है। कहीं पे सीटें बढ़ी हैं, कहीं पे कम हुई हैं, कहीं पे जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं वो दो अजला में भी डिवाइड हो गई हैं। सियासी जमातें उसे देख रही हैं, स्टडी कर रही हैं। इन पर अब एतराज़ात सामने आएंगे, एक प्रोसेस है वो चलेगा और फिर जो हतमी नोटिफिकेशन है वो फिर 30 नवंबर तक आएगा। तो ज़रा इसके होने से कम ये बात तो तय हो गई कि हम इलेक्शन की जाने बढ़ रहे हैं। लग तो ऐसे रहा है, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि होंगी, कि हम जा रहे हैं उसी तरफ। किस तरह की होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये एक और सवाल है। फिर तो हम ये पूछते हैं कि जी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हाँ। अब अगर होंगे तो फिर हम पूछेंगे जी किस तरह के होंगे। मेन सवाल तो यही है ना यार शाहज़ेब। अब इसके साथ साथ जाहिर है कि अब हम अक्टूबर के महीने में दाखिल ही होने वाले हैं और आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में बिल आखिर कहा जा रहा है कि मियाँ साहब भी आएंगे जी। अच्छा, मियाँ साहब और नून लीग का भी एक अलमिया है कि जो पॉलिटिकल स्पेस आपने लूज़ किया है, हाँ वो खुद कहते हैं ना, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए। हाँ, जान तेरे लिए वो क्या था, मैं गाना था मैं भूल गया, मुन्नी बदनाम हुई। हाँ तो हाँ बिल्कुल, तो अब उसको थोड़ा सा क्लॉबैक भी करना है। अच्छा, अब कैसे? ठीक है, अब मियाँ नवाज शरीफ से आया था कि जी हम चाहते हैं एहतसाब ये जनरल बाजवा का और जजेस का एंड सो ऑन एंड सो फॉर। बिल्कुल सही है, लेकिन किस जनरल बाजवा का एहतसाब? क्योंकि एक तो वो जनरल बाजवा है जो जिन्होंने आपको निकाला, फिर वो एक दूसरा जनरल बाजवा है जिसको आपने एक्सटेंशन दी और टू कोट मुशाहिद हुसैन साहब की कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, वो एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक अलायंस थी। क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, जब तक वो भी मेरा एनिमी बन जाए। तो फ्रेंड वाले का करना है एहतसाब, एनिमी वाले का करना है एहतसाब। और क्या इस वक्त ये आपकी प्रायोरिटी है या आपकी प्रायोरिटी कोई और होनी चाहिए? क्योंकि मियाँ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जो पार्टी की क़यादत यहाँ पे है, जब उन्होंने सुना तो मेरा ख्याल है उनका तो मुंह फाक हो गया होगा कि यार वो यार कैसी बातें कर रहे हैं सर, यही तो हमें वापस लाएंगे। क्योंकि आपने अपने हार्टलैंड में तो काफ़ी स्पेस लूज की है PTI को। अच्छा, अब एक और ओपन सवाल ये है कि जब PTI कैंपेन करेगी तो किस तरह की कैंपेन होगी, किस तरह की कैंपेन करने की इजाज़त होगी? क्योंकि ये अरेस्ट, री अरेस्ट, ड्राई क्लीन, वॉशिंग मशीन, रिवॉल्विंग डोर वाला सिलसिला तो जारी है। इसके ऊपर तो अब ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कई लोगों ने जाके समझाया है मियाँ साहब को कि मियाँ साहब हाथ हौला रखो, पीछे का रहने दें, अब आगे की बात करें। क्योंकि ये बात तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन है वो महंगाई पे होगा। इस वक्त जो सबसे बर्निंग इशू है मुल्क में आम आवाम को जो करता है वो महंगाई है। और अगर मियाँ साहब महंगाई की बजाय 2017-18 की बातें करते हैं तो वो इतनी रेजोनेट नहीं करेंगी। तो अब जो इनके बयानात दे रहे हैं इनके लीडर्स, उससे लगता है कि ये इस बात पे अग्री कर गए हैं। क्योंकि जो बड़ी मेहनत हो रही है वो ये कि जब वो लैंड करेंगे तो उनका स्पिच क्या होगी, ठीक है ना। और उसमें अब ये लग रहा है कि उन्होंने तय ये किया है कि जी कि जो अवामी मसाइल हैं, जो महंगाई के मामलात हैं, दे हैव टू टेक द मेन स्पेस। बाकी वो जो एहतसाब वाली बात है जनरल जजेस की, वो बाद में देखेंगे, अगर हालात साजगार हुए तो होगा, वरना उसको प्री कंडीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि दैट इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। अच्छा, ऑल्सो नॉट गुड पॉलिटिक्स। और ये बाजी में महंगा भी तो पड़ा है ना आपको। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि मतलब आपने चाहा था कि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब हो, हाँ, होते होते फिर क्या हुआ आपके साथ, वो भी आपके सामने है। वो आपके सामने है। तो अब ये देखें, ये भी वाज़ेह है कि PTI और उसके चेयरमैन को तो जो मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है उसको उन्होंने बाहर कर दिया है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी अगर उनकी इस मामले पे बिल्कुल कोई ऐसी हो जाती है तो आप दो बड़ी पार्टियों को
अंडरमाइन करके बाहर रख के फिर आप इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इस्टेब्लिशमेंट की भी मुझे नज़र आता है कि एक मजबूरी है कि नून लीग को मिलाए रखें, उसमें उनकी प्रेफरेंस शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, नवाज शरीफ नहीं, लेकिन ये मामला अभी फिर आगे जो है थोड़ा सा सॉर्ट आउट होंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, इस पर हम बात भी करेंगे। अच्छा, आने वाले दिन में भी कुछ होने वाला जी, है। कल के दिन जो है एक बहुत बड़ी अहम समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। नए चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा ने ये मुकर्रर की। मामला है फैज़ाबाद धरने का, आपने कवर किया, हमने देखा, कौम ने भी देखा कि इस धरने का जो फैसला आया काजी फायज ईसा की तरफ से वो उनको कितना महंगा पड़ा, कितना उन्होंने सफ़र किया। और इस फैसले में जो अहम पॉइंट्स थे हमारे रियासती इदारों के हवाले से, पैमरा के हवाले से, सियासी पार्टियों के हवाले से, वो काफ़ी चुभे लोगों को। बात तो सच थी लेकिन बात बड़ी तल्ख थी। तो अब ये है कि उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ पिटिशनें आई थी, बड़ी पिटिशनें, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने। बता दें किस किसने की थी। अच्छा, एक तो एमक्यूएम ने की थी, क्योंकि मैं ख्याल है कि वहाँ पे 9 मई का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, हमें फ्री में डाल रहे हैं इसके अंदर। शेख रशीद साहब, क्योंकि उनके ऊपर इश्तियाल अंगेजी का मुझे दुरुस्त याद है, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया और उम्र का तकाजा भी है, तो शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि यार मेरे पे इश्तियाल अंगेजी का क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने 100% की थी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। फिर ज़ाहिर है इंटेलिजेंस ब्यूरो ISI की तरफ से, PTI की तरफ से जाहिर है, क्योंकि उस वक्त सब किस पे थे, इस पे थे, पेज पे थे, इसी वाले पेज पे थे, इसी वाले पेज पे थे। और जाहिर है एजाजुल हक साहब, नो सरप्राइज जी। और तो अब ये सारे मामला, पैमरा भी था, इन सब ने पिटिशनें की थी, लेकिन पिछले 4 साल में किसी चीफ जस्टिस ने बेहतर नहीं समझा कि इस मामले पर हो जाए रिव्यू पिटिशन। तो अब काजी फायज ईसा खुद आए हैं, उन्होंने खुद ही इसको लगाया है। आज हमने देखा कि पैमरा ने अपनी दरख्वास्त वापस ली, इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी दरख्वास्त वापस ली। मैं ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे वो लोग जो कानूनी मामला को इतना गहराई में नहीं देखते, क्योंकि कल सारा दिन इस पर चर्चा होगी, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमने प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले मैंने राब्ता सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर इमरान वसीम से, और पहले मैंने उनसे यही पूछा कि भाई अब ये जो कल हम सारा दिन सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना, ये तहरीक लब्बैक का, इसकी अहमियत क्या है, व्हाई शुड वी बी पेइंग अटेंशन टू इट। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दो पहलू हैं इस फैसले की सिग्निफिकेंस के, अहमियत के। एक तो अहमियत इस फैसले के अंदर जो कुछ लिख दिया गया है, जो अहकामात दिए गए हैं, जो डायरेक्शन मुख्तलिफ इदारों को इस फैसले में जारी की गई हैं, एक तो ये फैसला इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। दूसरा, इस फैसले की अहमियत इस लिहाज से भी है कि काजी फायज साहब को ये फैसला देने के बाद जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बरतरफी के जिस रेफरेंस का सामना करना पड़ा, और फिर वो जिस तरीके से इस सारी मतलब कार्रवाई से सुरखरू हुए, एक तो ये इसकी अहमियत है फैसले की। दूसरा, इस फैसले में कुछ अहकामात दिए गए हैं जो कि रियासती इदारों को हैं, पैमरा को भी हैं, और इसमें मतलब पैमरा को ये कहा गया कि ये जो मुख्तलिफ TV चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, ये जब इस किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें नफ़रत अंगेज़ या फिर इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें होती हैं, इसको कैसे आपने नशर करने की इजाज़त देनी है, इजाज़त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और फिर इस फैसले में ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ जो देखे गए, जो वीडियो सामने आई कि रियासत के वो इदारे जो हल्फ उठाते हैं कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी मामलात में ख़ुद को इंडल्ज नहीं करेंगे, तो इसमें कौमी सलामती के इदारों को ये कहा गया है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए ख़ुद को सियासी मामलात में जो है वो इंडल्ज किया है, इन्वॉल्व किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है वो डायरेक्शन दी गई। तो ज़रा जैसे आपने बताया कि इसमें आधे दर्जन से ज़्यादा पिटिशनर्स थे, जिनमें से 2 ने अपनी पिटिशनें वापस ले ली हैं। नहीं सर, बस तो बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मैंने फिर ये पूछा इमरान वसीम से कि भाई अगर 2-3 लोगों ने वापस ले लिए हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी क्या अहमियत है। तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। जी बिल्कुल, इसमें जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आई हैं, एक तो वजारत दिफा की तरफ से है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आई थी, इसके अलावा सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त है, MQM ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, शेख रशीद साहब ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, और एजाजुल हक साहब जो कि मुस्लिम लीग ज़िया जो जमात है, मतलब जो उनके अपनी एक जमात है उसके वो सरबराह हैं, उनकी तरफ से एक जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त है। तो इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले ली है, और आज पैमरा की जानिब से भी नज़रसानी की दरख्वास्त को वापस ले लिया गया है। पैमरा की भी नज़रसानी की दरख्वास्त थी। तो ये जो फ़रीक़ैन नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 4 साल पहले दिए गए फैसले पर जो है वो एतमाद कर रहे हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो नजरसानी की दरख्वास्त उन्होंने वापस ली थी, वो इसलिए वापस ले रहे हैं कि अब वो इस फैसले के खिलाफ अपनी नजरसानी की दरख्वास्त को परसू नहीं करना चाहते और सुप्रीम कोर्ट के इस अजखुद नोटिस केस में दिए गए फैसले को जब एडमिट करते हैं। तो ये दरखास्तें 2 वापस ले ली गई हैं पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। और जहां तक सियासी जमातों की नजरसानी की दरखास्तों का ताल्लुक है, तो पीटीआई से मैंने ज़रूर बात की थी। उनका ये कहना था कि हमारे खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन आई हैं उनके खिलाफ हम आए हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है फैज़ाबाद धरना केस का मजमूई तौर पे फैसले पे एतराज़ नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि जो पीटीआई से मुतल्लिक जो है वो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उनको उनकी ओमिशन की जाए, उनको रिमूव किया जाए, उनको हज़फ कर दिया जाए, जो ऑब्जर्वेशन जो इस फैसले में हमारी पार्टी के खिलाफ दी गई हैं। यही कंटेंशन MQM की भी है, शेख रशीद की जमात की भी है और इजाज़ुल हक साहब की जमात की भी है। जी, तो अब सबसे अहम सवाल ये कि ये एक तारीखी लैंडमार्क एक केस था, इसकी जो नजर सानी की जो समाअत है वो 4 साल तक क्यों नहीं हुई और अब जो अगर हो रही है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसमें होगा क्या आगे? नजर सानी की दरख्वास्त नो डाउट के 4 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, तो उसकी वजह साफ जाहिर है कि इसमें जो डायरेक्टिव दिए गए थे, अगर ये नजर सानी की दरख्वास्त फैसला देने के 1 माह के बाद या 2 माह के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होती, तो काजी फाइसा साहब सुनते हैं, उनके साथ मुशीर आलम साहब बेंच का हिस्सा होते, बल्कि बेंच को हेड कर रहे होते, तो फिर तो अदालत ने यही पूछना था कि फैसला हमने दिया है, इस पर आपने अमल दरामद क्या किया है। यानी नजर सानी की दरखास्तों से, अगर नजर सानी की दरखास्तें 4 साल पहले एक्सेप्ट हो जाती, तो रिजेक्ट हो जाती, तो फिर अदालत ने यही पूछना था कि बताएं फैसला आ चुका है, किस हद तक अमल दरामद हुआ है और बाकी जो चीज़ें रहती हैं उस पर कब तक आप अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। तो ये नज़र आ रहा है कि जो डायरेक्शन इसमें आई थी उसमें कुछ बड़ी अहम शख्सियात के हवाले से थी, बड़े ओहदों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोगों के हवाले से थी, तो इसलिए इस नजर सानी की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। फैसला बेशक 2 रुकनी बेंच का था, मुशीर आलम साहब का था, काजी फाइसा साहब का था, लेकिन इसको समाअत के लिए जो मुकर्रर करना था वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहबान ने करना था, जो कि उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब थे, उसके बाद जैसे गुलजार साहब थे, उसके बाद जैसे बंदियाल साहब थे, लेकिन उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे काजी फाइसा साहब ने मनसब संभाला है, तो चंद दिनों के बाद इस नजरसानी की दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और इसको कितना वक्त लगेगा निपटाने में, डिस्पोज ऑफ करने में या रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करने में, तो रिव्यू में तो दायरा बड़ा जो है वो महदूद होता है। आपने सिर्फ उस जजमेंट में कोई ऐसा एरर है, कोई ऐसा सुकम है या कोई गलत जो है वो कानून ले डाउन किया गया है, आपने उसकी निशानदेही करनी है। तो अगर तो ऐसा कोई सुकम है वो सामने आया तो फिर अदालत नजरसानी करेगी, जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कोई सुकम ना हुआ तो फिर दरखास्तें मुझे लगता है कि पहली समाअत या फिर दूसरी समाअत में जो है रिजेक्ट हो जाएंगी और फिर अदालत जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी और पूछेगी कि 4 साल गुजरे हैं, बताया जाए फैसले पर कितना अमल दरामद हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कब तक इस फैसले पर अमल दरामद होगा, उसकी टाइमलाइन भी अदालत जो है वो मांग सकती है। जी अच्छा, अब देखें इसके फैसले के बहुत पहलू हैं, मैं सिर्फ एक पहलू पर अभी कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं। अब अक्सर हम यहाँ पर इसी सोच में होते हैं ना कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो अक्सर सोचा जाता है, मैंने भी सोचा है कि फैज़ाबाद के फैसले के ऊपर अगर कोई हल्की फुल्की भी अमल दरामद होती तो क्या इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। मैं अब सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ टीएलपी की, ये उनकी कमिंग आउट पार्टी थी जब वो एस्टैब्लिश हुए थे नेशनल स्टेज पर। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह उनकी एक्टिविटीज़ हैं, अहमदियों के इबादत गाहों पर आप देखते हैं दिन ब दिन हमले हो रहे हैं और ये कैंपेन है, ये कोई मतलब और कुछ नहीं हो रहा। और हौसला अफजाई हुई ना, हौसला अफजाई हुई, उसके बाद भी हुई, होती रही। जो जड़ावाला में हुआ है उसके बाद भी जो मुख्तलिफ जो ब्लास्फेमी केसेस हैं, सबकी ट्रेस आप रूट्स करें तो 90% वहाँ ही जाते हैं। अब इट इज गॉटन टू लेट, ठीक है, यू थिंक? आई थिंक सो। देखिए मेरे ख्याल से रियासत सब कुछ कर सकती है, एक दफ़ा ठान लेना टीटीपी को अगर टैकल करना है, यहाँ पे कराची जैसे शहर में एक पार्टी को टैकल करना है, एक दफ़ा रियासत फैसला कर ले कि हम ये नहीं चलने देंगे, तो वो कर सकते हैं शायद। और अभी देखें ये इस केस की जो अहमियत है, जो जैसे इमरान भी बता रहे थे, वो यही है कि अगर काजी फायद साहब ये पूछते हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन का क्या हुआ, चलो 4 साल गुजर गए, कुछ अफसरान रिटायर हो गए, लेकिन इदारा क्या खड़ा है कि जी के कोर्ट के इस फैसले पे अमल दरामद होगा, तो एक ओपनिंग निकलती है। इसीलिए इसको थोड़ा सा फॉलो करने की जरूरत है। इस बात का भी होता है कि जब ये फैसला आया था ना, मेरे ख्याल बहुत कम लोगों ने पढ़ा है,
मेरा ख्याल है कि 90% जो लोग इस पर कमेंट करते थे और बिलखसूस जो जस्टिस काजी फायज ईसा की किरदार कुशी करते थे वो भेड़ चाल में थे। वो भेड़ चाल में थे। बॉस ने बोल दिया ये गलत है तो हम जान हाजिर है। अच्छा, हमने नहीं सोचना, हमारे आंख बंद है, हमारे कानों में मोम है। हाँ, वो एक्चुअली हमने बस बोलना है और गालियां देनी। पूरा एक साई ऑप्स था ना, पूरा साई ऑप्स, जिसमें एक जज को आपने टारगेट किया, पूरा आपने मीडिया को भी यूज किया। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, सच को आते आते टाइम लगता है। लेकिन और ये बात भी सही है कि जिन लोगों ने इसमें रोल प्ले किया, गलत बयानी में, झूठ में, और उसमें उस वक्त उन्हें भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उस वक्त भी समझाने की कोशिश तो करते थे कुछ लोग कि देखें बड़े घर का मूड चेंज होने में वक्त नहीं लगता। हाँ, तो ये जितनी भी आप बातें कर रहे हो, जितनी भी आप चीजें कर रही हो, जितनी भी गाली गलोच हो ना, घूम फिर कर आपको थूक के चाटना ही पड़ता है हमेशा, ईच एंड एवरी टाइम। अभी भी जो हो रहा है इनको भी थूक के चाटना ही पड़ेगा सबको। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल। तो इस मामले पर इतना ही, हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा बात कश्मीर कंदकोट की। वहाँ के जो मामला हैं वो हमारे अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया से उछल रहते हैं। वहाँ पे आज एक वाक़या हुआ है, थोड़ी उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आज सिंध की कंदकोट तहसील से काफ़ी अफसोसनाक खबर आई है कि एक ही घर में 9 फर्द जाँ बहक हुए, जिनमें 4 बच्चे शामिल थे। और ये इसलिए कि उस घर में किसी तरह एक रॉकेट लॉन्चर का जो वॉरहेड होता है या जो रॉकेट होता है, RPG रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का जो ग्रेनेड होता है, वो कोई उसको घर में ले आया और वहाँ पर वो फट गए। उससे खेल रहे थे। अभी पुलिस के मुताबिक है, लेकिन अभी 100% हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हम अभी थोड़ी सी इस पे मजीद मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। 9 लोग जाँ बहक हुए हैं और एक खातून ज़ख्मी है। अभी उनकी हालत हमें नहीं पता कि कितनी तशवीशनाक है। आपको पता है कि जो ज़िला कश्मीर है, जहाँ पर ये तहसील है कंदकोट की, वहाँ के कच्चे इलाकों में कई सालों से, क्या मतलब दहाइयों से डाकुओं का राज है। जदीद असला भी इस्तेमाल किया जाता है, इनकाउंटर्स में लोगों को अगवा भी किया जाता है। अभी हाल में ही यहाँ कराची में भी मुजाहरे हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए हैं उनकी बाजियाबी के लिए। कुछ लोग बाजियाब भी हुए हैं और बार बार हम सुनते हैं, तो कोई मेरे ख्याल है कि जब से इस मामले के बारे में सुना है तो कोई 5-6 दफ़ा तो ऑपरेशन का नाम भी इसके अंदर आया है। क्या बना है उस ऑपरेशन का, ये सब जानने के लिए हमने आज दावत दी है हमारे नुमाइंदे यासीन साहब को। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का गुलाम साहब। पहले ज़रा बताएं कि ये जो अली नवाज सब्ज़ोई साहब के घर पे जो आज धमाका हुआ है, इसके बारे में हमें क्या पता लगा है कि कौन इस रॉकेट को उनके घर लाया, ये कैसे हुआ? जी सर, आज जो कंदकोट के कच्चे केला के गांव बग्गी सब्जोई में 9:20 पर एक अलमनाक वाक़या पेश आया है। जो बग्गी सब्जोई के गांव के जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे थे। इतराफ में जो है वो ज़मीनें हैं जहां पर वो बच्चे खेल रहे थे। वहां से उनको RPG-7 का मार्टर गोला, मिसफायर मार्टर गोला मिला है, हाथ आया, जो उसको बच्चे जो है घर लेकर आए। बच्चे उसको लेकर घर में ही खेल रहे थे तो एक वहीं पर एक जोरदार धमाका हुआ। वो गोला जो है फट गया, जिससे घर जो था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जो इतला मिलने पर, धमाके के इतला मिलने के बाद जो है फौरी तौर पर जो है पुलिस और रेंजर्स वहां पर पहुंची है, जहां पर इलाके को घेरे में ले लिया। जिस पर मौके पर जो है 9 अफराद, 4 बच्चे जी, 3 खवातीन और बड़े मर्द के समेत 9 अफराद जो है जाँ बहक हुए हैं मौके पर। एक खातून जो है वो शदीद जख्मी है, जिनको लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा। इस वक्त जो पुलिस ने इलाके में जो है दोबारा भी सर्च किया कि यहाँ पर कोई गोला वगैरह, कोई और बारूद मिले, लेकिन वो क्लियर किया है। आज निगरान वजीर आला ने भी इस पर जो है IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। ठीक है, ये बताएं कि इस इलाके में जो माजी में ये फायरिंग भी होती है, कभी ये खुशी में भी फायरिंग करते हैं, कभी एक दूसरे पे भी करते हैं, एक लॉनेस एरिया है ये, तो यहाँ पे क्या पहले भी इस तरह होता रहा है कि ऑर्डिनेंस इस तरह पड़ा हुआ है जिससे लोग अफेक्ट होते हैं?
हाँ जी बिल्कुल सर, ये जो कंदकोट कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, ये 45-90 किलोमीटर का टोटल एरिया है, जहाँ पर जो कच्चे का इलाका है वो बिल्कुल नोग एरिया बना हुआ है। कच्चे के इलाके में इस वक्त भी जो ज्यादातर भारी तादाद में जो है न बारूद मवाद मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कबायली झगड़े जो होते हैं वो बड़े खतरनाक झगड़े होते हैं, उसीलिए लोग जो कच्चे के इलाके में वो रखते हैं बारूद। और जब कबायली झगड़ों में आपस में तसादुम होता है तो एक दूसरे पर जदीद असले से तो फायरिंग करते हैं, लेकिन मार्टर गोले या रॉकेट लॉन्चर भी फायर करते हैं। कभी कभी वो लॉन्चर जो होते हैं मिस हो जाते हैं तो वो रेत में या मिट्टी में पड़े रहते हैं। अच्छा यासीन भाई, ये अब इसके साथ साथ हमें पता है कि वही जैसे हम कह रहे थे कि दिहाइयों से वहाँ पर डाकू राज भी है और वो भी इस्तेमाल होते हैं ज़ाहिर कबायली झगड़ों में, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आई एम श्योर बार बार हम सुनते हैं और अभी हाल में भी हम सुन रहे थे कि एक ऑपरेशन लॉन्च होगा, सिंध पुलिस भेजी जा रही है, रेंजर्स भी भेजे जा रहे हैं, कहीं बीच में शायद मेरा ख्याल है कि फ़ौज का भी जिक्र हुआ था। इस वक्त क्या पोजीशन है, कोई इम्कान है किसी किस्म के ऑपरेशन का, या इतनी बार ऐलान कर दिया है कि अब तो डाकुओं को भी पता है कि वो आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है 15 रोज हुए हैं, पुलिस रेंजर्स का एक मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन चल रहा है। कुछ इलाकों में जो रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन किया है, जहां से उनको कई अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन भारी तादाद में उनको असला भी मिला हुआ है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन है, मार्टर गोले हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं और भारी तादाद में गोलियां मिली हैं। और ये कार्रवाइयां हो रही हैं 10-15 दिन से। इस कार्रवाई के दौरान जो है यहाँ पर अगवा बराए तावान की जो पहले कश्मीर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री बना हुआ था, जिसके बायस पूरी दुनिया में ये एहतजाजी मुजाहरे हुए थे मुल्क भर में, तो उसके बाद अभी ऑपरेशन के बाद जो है अगवा बराए तावान की वारदातें बिल्कुल रुक गई हैं और लूटमार डकैती की वारदातों में भी कमी आई है। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस के बुनियाद पर 10-12 रोज से जो है पुलिस और रेंजर्स कर रही है, जिससे इलाके में माहौल बेहतर होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं और डाकू 200 से 300 के दरमियान होंगे, जिनके पास जो है जदीद असला है, लॉन्चर, मार्टर गोले और एंटी एयरक्राफ्ट गन उनके पास मौजूद है, और वो बार बार जो है अपने असले की सोशल मीडिया पर भी नुमाइश करते रहते हैं। जी बल्कि वो जो जिनको अफवाह करते हैं उनकी भी नुमाइश करते हैं जी 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 अपने इसके बड़े वीडियो देखें। तो गुलाम यासीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी अपडेट देने के लिए। ये ज़रा ये भी रखें कि इन लोगों के पास जदीद असले की जब हम बात करते हैं तो ये जो तालिबान और ये अफगानिस्तान वाला असला है ना, ये नाइट गॉगल्स वगैरह ये तक यहाँ तक मैं पता है, ये भी मैं पूछने वाला था, लेकिन शायद इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है कि यार रूट क्या है। हाँ। ठीक है, बिकॉज ये चेन है ना, ये मिले हुए हैं क्रिमिनल लोग जो हैं, चाहे वो मजहब के नाम पर हों या सिर्फ कारोबार के नाम, ये आपस में मिले हुए हैं। और भी इन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में ये जो अगवा बराए तावान की इंडस्ट्री है ये फिलहाल ठप हुई है ना, लेकिन ये सस्टेनेबल होगा या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन। कुछ अब थोड़ा सा एक अजीब शायद कंपैरिजन है, मुझे वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना कि जैसे थोड़ा सा पिछले माह में क्रैकडाउन हुआ है और डॉलर भी थोड़ा कम आया है। अगेन सवाल वहां पर हमेशा जब भी ऐसी कोई बात होती है सवाल यही बनता है कि ठीक है अभी के लिए तो सही है, लेकिन आप क्या सिस्टम लगाएंगे कि इसको आप सस्टेन कर सकें। अभी मतलब जब तक वहां पर नफरी है, वहां पर पुलिस है, पुलिस के जवान है, रेंजर के जवान है, तो ठीक है वो थोड़ा सा बैकफुट पर जाएंगे, इंतजार करेंगे यार ठीक है, कुछ जैसे हम तजावुजात हटाते हैं, जैसे वही है ना कि हाँ सही है आप जाओगे, ट्रक जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो करेंगे पाक चीन ताल्लुकात की और सीपैक की। वेलकम बैक। और अब हम एक बार फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, सीपैक। कल रात भी हमने इस पर बात की थी और हमारे साथ एक्सप्रेस ग्रुप के सहाफ़ी शहबाज राना साहब मौजूद थे। कल भी उनका एक आर्टिकल सीपैक पर छपा है, आज भी एक आर्टिकल सीपैक पर छपा है और निचोड़ इसका ये था, खुलासा इसका ये था कि कुछ अदम इत्तेफाक है चीन और पाकिस्तान के बीच में। वो बात कर रहे थे जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की। एक तो ये कह रहे थे कि हालांकि पिछले साल जुलाई में
अक्टूबर में, सॉरी इनकी नहीं, जुलाई में, पिछले अक्टूबर में मीटिंग हुई थी। अक्टूबर में मिनट्स जो है वो इस साल जुलाई में इस साल जुलाई में आए हैं, तो मतलब काफ़ी माह गुजर गए हैं। और बहुत पाकिस्तान की कुछ ख्वाहिशात थी जो चीन कह रहा था कि जी अभी हम इन पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकते, लेकिन चीन की कुछ ख्वाहिशात थी जिन पर हमने अमल कर दिया है। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ ग्वादर पावर प्लांट का, 300 मेगावाट का पावर प्लांट जो इम्पोर्टेड कोयले पर चलना है। तो जाहिर है कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी इशू है, कैपेसिटी तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, बल्कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। तो क्या एक वहाँ पर एक कोल प्लांट लगाना हमारे लिए वाकई ज़रूरी है? पाकिस्तान चाहता था कि ये थर में लगे, या ताकि थर कोल वहाँ पर इस्तेमाल हो सके, या तो फिर एक 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन हब से ग्वादर जाए, क्योंकि ग्वादर आपको पता है इस वक्त ईरानी बिजली पर ही चल रहा होता है। तो उस पर चीन ने अग्री नहीं किया। और भी काफ़ी बातें थी, उन पर भी हम अभी गौर करते हैं। और आज तस्वीर के दूसरे रुख देने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा साहब एंड वेलकम टू द शो। तो आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? क्या वाकई ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेशन नहीं चल रही, या फिर चीन का कहना है कि बेटा जो आपके प्लेट के ऊपर खाना है पहले वो तो ख़त्म करो, प्लेट धो के हमें वापस दो, ताकि फिर आप दूसरा इसमें निवाला डाल सकें? जी मुस्तफ़ा साहब। पहले तो जी बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है आने का और इस बहुत अहम मौजू पे बात करने का। एंड आप तीनों के जो टीम है वो हम सारे बड़े शौक से सुनते हैं, पढ़ा लिखा डिस्कशन होता है। सो थैंक यू फॉर योर सर्विस। वेलकम सर। जो ये टॉपिक है जी बड़ा अहम है, और इसकी जो करेक्ट होलिस्टिक पिक्चर जिसे कहते हैं ना, और पस मंज़र के साथ देखने की बहुत ज़रूरत है। जो शहबाज राना साहब ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है वो अपनी जगह पे ठीक होगी, लेकिन अगर आप सीपेक को मेजर करने लग जाएं सिर्फ मिनट्स के बुनियाद पे, तो मैं समझता हूँ कि उतनी क्लियर और फैक्चुअल पिक्चर पब्लिक को नहीं मिलेगी जितनी आप अगर ओवरऑल प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड से अगर देखें। तो मिनट्स की जहाँ तक बात है और जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है, मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँगा। जब 2013 में ये MOU सीपेक का साइन हुआ, उस वक्त आपको भी पता है पाकिस्तान में क्या हालात थे एनर्जी के और पावर आउटेजेस के, और एक एनर्जी शॉर्टफॉल था पाकिस्तान में बहुत बड़ा। और उसी ज़माने में आया था द न्यूज़ वीक मैगजीन के फ्रंट पेज पे कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इराक, इट्स पाकिस्तान। तो ये आपके हालात थे उस वक्त, आप आइसोलेटेड थे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट आई। आपको याद है कि कोई 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना तशरीफ लाए इस्लामाबाद, हली फंग, और वो इस तकरीब में शामिल हुए जिसमें 10 साल सीपेक के मनाए गए, और अगले 10 साल जो है सीपेक के उसका इफ्तिताह किया गया, और ये तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। और उसमें ग्रीन कॉरिडोर की भी एक बात की गई, जिसके आप अभी पावर की बात कर रहे हैं और आप फॉसिल फ्यूल की भी बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में। तो ये एक है इसका पस मंज़र जो इस वक्त में हुआ है। मैं समझता हूँ एक तीसरी दुनिया के ममालिक के नाते हमने जितनी इन्वेस्टमेंट अब्जॉर्ब की और अपनी लिमिटेड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के साथ, जो एक हर तीसरी दुनिया का मुल्क की एक कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं वो पाकिस्तान के भी हैं, हमने मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है। लेकिन बिल्कुल इश्यूज़ जैसे हर प्रोजेक्ट में होते हैं, सीपेक में भी हुए हैं। और आपने जो बात जिसकी निशानदेही की, पहले तो ये जो ग्वादर का 300 मेगावाट का पावर प्लांट है जी, इसकी अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दूँ। एक बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने उठाया है। ये जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं ना, जो पोर्ट में इंडस्ट्रियल जोन्स बनती हैं, ग्वादर हो या बाली हो या हांगकांग हो या दुबई हो, वहाँ हमेशा अगर आप देखें कि जो पावर प्लांट होता है हमेशा एक पोर्ट सिटी पे होता है, क्योंकि वो पोर्ट सिटी एक इंजन ऑफ ग्रोथ होता है। शेंजन एक प्राइम एग्जांपल है, एक बहुत मशहूर एग्जांपल है, और वहाँ पावर की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो अभी की ज़रूरियात हैं करंट स्टेटस की, वो तो ईरान से पूरी हो रही हैं जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आपका जो इंडस्ट्रियल जोन आप ग्वादर में बना रहे हैं,
आपको पता है कि वहाँ 3 महीने बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वादर का जो चाइनीज़ ने डोनेट किया है, एज ए ग्रांट दिया है, जहाँ A380 भी लैंड कर सकेगा, वो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं ग्वादर में। और हमारा जो स्टेट का और चाइना के साथ कोऑपरेशन के साथ जो प्लान है ग्वादर को एक पिवटल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का सेंटर बनाने का, जिसमें मिडिल ईस्ट और साथ सामने चाबहार भी है और लैंडलॉक्ड साउथ वेस्टर्न चाइना जो शिनजियांग का प्रोविंस है उसे भी कनेक्ट करने का ग्वादर के साथ, तो वहाँ ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी। तो ये हमने कमिटमेंट और अग्रीमेंट साइन ऑलरेडी किया है चाइना के साथ। ये इम्प्लीमेंट शायद अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे जी, जो शुरू में जब सीपैक हुआ, जो फर्स्ट फेज का ऐसा था, उसमें ये प्लान में ये शामिल था। अब तो आपको पता है सेकंड फेज ऑफ सीपैक 2023 के बाद शुरू हो रहा है। बाली में भी, इंडोनेशिया में, जो आपको पता है एक बड़ा की डेस्टिनेशन बन गया है चाइनीज इन्वेस्टमेंट का आसियान में, वहाँ भी कोल पावर प्लांट है। तो जाहिर है रिन्यूएबल एनर्जी बेहतर समझा जाता है और ज़्यादा लगाना चाहिए। और अब चाइना नए प्रोजेक्ट्स कहीं भी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कहीं भी नहीं कर रहा कोल के। लेकिन ये याद रखें हम कि ये पुराना प्रोजेक्ट है जो हमारी तरफ से वक्त पे उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए ये कोल का हो रहा है। और कोल के अंदर भी मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा हल्के से टेक्निकल उसमें, कि सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है जिसका लो कार्बन फुटप्रिंट होता है। नहीं, यहाँ पे मुस्तफा साहब, मतलब मेरा जो यहाँ पे जो सवाल का मकसद था वो इतना वो मतलब फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल की तरफ नहीं था। मुझे तो कंसर्न है, और काफ़ी लोगों को जिनसे मेरी बात हुई है, कंसर्न है कि अगर ये इंपोर्टेड कोल पर चलेगा तो फिर तो एक और इशू होता है। ये जो आप बिजली की बात कर रहे हो, और बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि अगर पोर्ट सिटी को आपने डेवलप करनी है तो आपको अब जाहिर है यू नीड एनर्जी, यू नीड पावर। क्या ये मसला 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन से नहीं हल हो सकता था हब से ग्वादर? क्योंकि बिजली तो है, सिर्फ वहां तक पहुंचाने की बात है, वो है, प्लस थर का कोयला है। लेकिन सॉरी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुस्तफा साहब, वापस आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं। हाँ, प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सीपैक की, और उसमें हमारे जो चीनी पार्टनर्स हैं उनकी क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, थोड़ा हम उस पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब इस्लामाबाद से। मुस्तफ़ा, हम ये ब्रेक पे जाने से हम थोड़ा सा ये ग्वादर वाला जो कोल पावर प्लांट है उस पर बात कर रहे थे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर पोर्ट डेवलप होना है तो वहाँ पे बिजली चाहिए। सवाल ये था कि हमारे यहाँ हमने ये तय किया हुआ है एज अ कंट्री, पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी और फिर पीडीएम के भी मिनिस्टर्स ने कहा कि हम मज़ीद इम्पोर्टेड कोल पर प्लांट नहीं लगाएंगे। ये हमारा एक समझें कि तरह से नेशनल कंसेंसस है। प्रेसिडेंट शी ने भी इंटरनेशनल लेवल पे कहा कि हम कोयले पे मज़ीद नहीं लगाएंगे प्लांट्स। तो उसके बावजूद चीन की तरफ से इंसिस्टेंस और हमारी मजबूरी कि हमने दोबारा उसको मिनट्स में ऐड कर लिया। व्हाट डज़ दैट से अबाउट कि हम हमारे इंटरेस्ट और चीन के इंटरेस्ट जहाँ पे अगर मुताबिकत नहीं रखते तो फिर हम कैसे अपनी बात सामने रखेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और मैंने जैसे ब्रेक से पहले फरमाया कि अभी जो नया सेकंड फेज़ है जी सीपैक का, जो 2023 से ऑनवर्ड्स है, उसमें ग्रीन कॉरिडोर की फाउंडेशन रखी गई है। और जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हर्ली फंग तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद सेलिब्रेट करने के लिए 10 साल का अख्ताम सीपैक का, तो वो एज ए स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे। तो ये जो ग्रीन कॉरिडोर का प्रपोजल भी वहाँ से आया था और उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में दिया था, जिसमें मैंने खुद बाज़ाब्ता सुना। मैं उस हॉल में था जब उन्होंने ये स्पीच की, अपनी पॉलिसी स्पीच, और ये ग्रीन कॉरिडोर की बात की। तो हमें बड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे पावर प्लांट थे जो पहले 4-5 साल में लगे, ये उनमें से एक लिस्ट में पावर प्लांट था जिसकी हमने सॉवरन कमिटमेंट दी और उसके साथ फाइनेंसिंग अरेंज की चाइनीज़ इन्वेस्टर ने, जिसमें आपको पता है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जो $1.5-2 बिलियन के होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट्स के होते हैं, उनमें इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व होती है, क्रेडिट फाइनेंसिंग भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, और वो लाइन अप करनी होती है। और उसमें आपने कमिटमेंट्स को ऑनर करना होता है, नॉट ओनली विद द बैंक्स, लेकिन जो आपके बैक एंड पे इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और अगर आप वो ऑनर नहीं करते तो जो इन्वेस्टर को
पेमेंट्स ड्यू हो जाती हैं एज पेनल्टीज एंड जो बहुत एग्जॉर्बिटेंट होती हैं। तो ये हमने पाकिस्तान और चाइना ने कंसेंसस ही में ये प्रोजेक्ट उस वक्त फाइनलाइज और डिसाइड हुआ था। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो लग रहा है कि हम अभी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको अगर जूम आउट कर लें। और एक और चीज में विद योर परमिशन एक चीज ऐड कर दूं जी, एक छोटी सी मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी प्लान होता है IGCEP जो NTDC बनाती है। जी IGCEP उसे कहते हैं। उसमें वो होता है कि अभी हमारी कितनी पावर की जरूरत है मुल्क को, बोथ हाउस होल्ड और कमर्शियल यूनिट्स को, और फ्यूचर में क्या ट्रेजेक्ट्री है कि हमें कितनी पावर की जरूरत होगी। तो ये मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो JCC के अंदर जॉइंट वर्किंग ग्रुप था एनर्जी का, जो उस वक्त यूनुस ढागा साहब हेड कर रहे थे, जो अब मिनिस्टर भी हैं केयरटेकर सिंध में, एंड इज अ वेरी एबल ऑफिसर, वो हेड कर रहे थे जॉइंट वर्किंग ग्रुप एनर्जी का। और वहां से NEA नेशनल एनर्जी एजेंसी जो है चाइना की NEA थी जो उनकी काउंटर पार्ट थी, तो उसमें ये मुश्तरका डिस्कशन के बाद फैसला हुआ था कि ये पावर प्लांट और बहुत से और ये बात आपकी सही है। देखें कि इनिशियली इस पे अग्रीमेंट था, लेकिन फिर उसको रिविजिट किया पाकिस्तान ने भी। लेकिन अगर हम इस मंसूबे से ज़रा हटके भी अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि चाइनीज साइड पे फ्रस्ट्रेशन रही है हालिया बरसों में। नंबर 1 इशू सिक्योरिटी है ना, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके मुल्क में आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकंड, जो आपके ऑलरेडी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं आपके पावर प्लांट्स की, जो हमें बहुत भारी पड़ रही हैं, मतलब वो चुकाने में वो उनकी बात सही है कि भाई आपने ये साइन किए हुए हैं माहदे, आपने ये देने हैं, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू ऑनर दोज डील्स ऑलरेडी। ये जो दो इरिटेंट्स हैं, इसको हल करने के लिए आपको क्या नज़र आ रहा है कि हम कुछ कर पाए हैं, कर सकते हैं? जी बहुत अगेन बड़ा अहम सवाल है ये। और इसकी जो सबसे पहली जो बात है ना जी कि इसमें जो हमारा कैपेसिटी पेमेंट्स हैं एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स के, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने आज तक पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, नंबर 1 किसी भी पावर प्लांट में, हालांकि मसाइल बड़े हुए हैं, दिक्कत बड़ी हुई है। और दूसरी, चाइनीज़ ने हमें हमेशा जो है कोर्ट पे कभी नहीं गया है। कोई पावर प्रोड्यूसर IPP चाइनीज अभी तक कोर्ट नहीं गया है। आउट ऑफ कोर्ट डिस्कशन नेगोशिएशन होती रही है, बेयरिंग इन माइंड के हमारे जो इकोनॉमिक हालात में पाकिस्तान है तो वो रिजॉल्व होता है। लिटिगेशन में कोई नहीं गया, जहां तक लिटिगेशन में कोई नहीं गया। इसमें जहां तक बात है ग्वादर के इस पावर प्लांट की, इसमें उस वक्त जो फैसले हुए थे और कमिटमेंट हुए थे, they were decided looking at the long term view कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितनी ज़रूरत होगी पावर की। और वो अब पेमेंट कोल की, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मसला है, हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं और इनकी पेमेंट्स डॉलर में करनी होती हैं, ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट इशू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक इशू डिले और स्टिकिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये रिजॉल्वेबल है। क्योंकि अभी जो बाकी कारखाने हैं CPEC में, वो भी उनमें से कुछ कोल के हैं, वो भी चल रहे हैं, वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ तक सर सिक्योरिटी की आपने बात की है, ये आपका पॉइंट बजा है। कोई इन्वेस्टर कहीं भी नहीं जाएगा अगर आपको और मुझे भी कोई $200 मिलियन दे दे और कहे कि इस मुल्क में जाके इन्वेस्ट करें, अगर हमें पता है कि हमारी जान को खतरा है, जितना मर्जी हम प्रॉफिट देखें या रिटर्न देखें, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो हमारा ये जो इशू है सिक्योरिटी का, जो अब फिर एक अनफॉर्चुनेटली टू द फॉर आ गया है, जो बीच में रिजॉल्व हो गया था कि ये KPK में रिसर्जेंस है और इस्लामाबाद में भी अनफॉर्चुनेटली चाइनीज ओपनली मूव अराउंड नहीं कर सकते हैं, उन्हें थ्रेट अलर्ट्स हैं। ये इशू मैं समझता हूँ बुनियादी चैलेंज है मूव फॉरवर्ड करने के लिए। एक और चीज जो है इसको एक्नॉलेज करना होगा और इसे एड्रेस करना होगा। ये एक चीज मुस्तफा साहब, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि देखिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग देख रही होती है, फिर एक CPEC अथॉरिटी बनती है, फिर एक CPEC सिक्योरिटी फोर्स। तो कभी कभी वही लगता है ना कि हमारा जो पाकिस्तानी गवर्नेंस का जो नंबर 1 गो टू मेथड होता है कि यार कमेटी बना दो, अच्छा ये कमेटी नहीं चल रही, अच्छा दूसरी कमेटी बना दो, अच्छा फिर कमेटी के ऊपर एक कमेटी बना दो। तो ये मतलब जो है, जो बात है ना,
है यार, हम तो बचपन से ही देख रहे हैं ना सर। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है ना कि यार समझ नहीं आती कि कौन क्या चीज चला रहा है, तो कौन चला रहा है ये? ये बड़ा आपने मेरे दिल की बात की है कि वो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये वही बात है। और इसमें हमारा ये सिर्फ सीपैक का के लिए नुकसानदेह नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ों के लिए पाकिस्तान में नुकसानदेह हुआ है कि बहुत से लोग ओवरलैपिंग काम कर रहे होते हैं इन साइलोज, और इवेंचुअली जो है वन विंडो, कोई जगह नहीं होती जहाँ इन्वेस्टर या कोई जाए और अपना इशू रिजॉल्व करवाए। मैं समझता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है SIFC जिसकी बुनियाद इस पिछली गवर्नमेंट ने रखी है, जिसमें एक हाइब्रिड मॉडल है जैसे NCOC का था, जो मैं समझता हूँ एक कामयाब मंसूबा था हमारा कोविड को हैंडल करने के लिए। तो ये एक उस तरह की एक शक्ल हमें नजर आई है SIFC में, NCOC की तरह की, जो वन विंडो फास्ट ट्रैक रेड टेप को कट करके लेके जाए सामने। तो मैं समझता हूँ ये इन प्रिंसिपल इसके कॉन्टूर्स और इसका जो सो फार जो हमने सुना है और जो देखा है उसमें जान है, वो काम कर सकता है। और जाहिर है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हम वेट करेंगे कि ये डिलीवर क्या करते हैं, लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि दिस कैन बी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है वो पाकिस्तान से रही है लीड, सीपैक अथॉरिटी भी जो थी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के एम्बिट के अंदर ही थी, और वहां से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है चाइना की नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन हो रही है। लेकिन इसमें एक हमें मुस्तफा साहब, सॉरी हमारा बिल्कुल प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मैं जाते जाते सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल की जो हेडलाइन थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, वो ये थी कि सीपैक एक्सपेंशन एंड डोल्ड्रम्स, आपने कहा कि ये मिसलीडिंग है, गुमराह कुन है, लेकिन आप कंसीड कर रहे हैं कि चैलेंजेस शदीद मौजूद हैं जो हमें हल करने हैं ना? देखिए जी, मैं समझता हूं कि सीपैक इज ऑन ट्रैक विद चैलेंजेस एंड दोस चैलेंजेस आर रिजॉल्वेबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। विद दैट थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में आए। हाइब्रिड का लफ्ज बड़ा खतरनाक, बेख्तियार, बिल्कुल सही बात, वन विंडो। तो चलें, अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है कि इसी नोट पर हम प्रोग्राम आज बंद करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।